आम इंतखाबात, अब लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उसके बाद इससे आगे पीछे भागना और फ़रार के रास्ते तलाश करना, उसका सिलसिला बंद हो जाएगा। पहले तो बहुत ज़्यादा शुबहात पैदा होते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दो ऑर्डर्स हैं। पहले फ़ैसले के अंदर भी उन्होंने कहा कि पत्थर पर लकीर है, फिर लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने वो ट्रेनिंग सस्पेंड की और लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जिससे ये लगता था कि शायद ये कोई बड़े प्लान का हिस्सा है, बड़े मंसूबे का हिस्सा है और इंतखाबात में ताख़ीर का पहला ये मरहला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रास्ते को अब बंद कर दिया, तो 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। लेकिन 6 हफ्ते या इससे करीब 1.5 माह की दूरी के ऊपर इंतखाबात अगर आपको नज़र आ रहे हो तो मुल्क के अंदर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। रोज़ाना जलसे जुलूस होने चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़ोरों पर होनी चाहिए, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होनी चाहिए। लेकिन अभी पाकिस्तान के हालात ये हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक छोटा सा मुख्तसर सा खिताब किया है, कौम से बराह रास्त खिताब किया है, और पीटीआई वालों ने एक वर्चुअल जलसा किया और वर्चुअल जलसे के ऊपर इंटरनेट पाकिस्तान में बिठा दिया गया। तो इस सूरत हाल के अंदर इंतखाबात कैसे होंगे, ये भी एक सवालिया निशान ही है। पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 करोड़ 85 लाख है, और इसमें से 5 करोड़ और 70 लाख से ज़ायद 18 और 35 साल के दरमियान है। ये 35 साल से जो नीचे वाली पॉपुलेशन के वोटर्स हैं, 6.25 करोड़ के करीब। आम ख्याल ये है कि ख़ास तौर पर शहरी इलाकों के अंदर ये बड़ी तादाद में पीटीआई के वोटर्स हैं। तो क्या इन पीटीआई के वोटर्स को या इंटरनेट को बिठाकर हम इंतखाबी अमल को अच्छे तरीके से आगे चला सकते हैं? ये एक सवालिया निशान ही है। एक बेहतर तरीक़ाकार के तहत इंतखाबी अमल को आगे चलने दें और सियासत को सियासी असूलों के मुताबिक चलाएँ, फिर तो बात बनेगी। लेकिन अगर वो तरीक़ाकार अपनाए जाएँ, वो चोर रास्ते ढूंढे जाएँ जिसमें जैसे 2018 में अपनाए गए थे, 2024 में उसका रिपीट करें, तो फिर सवालिया निशान खड़े रहेंगे इंतखाबात के ऊपर भी और इंतखाबी नताइज के ऊपर भी। प्रोग्राम में अपने बाकायदा पैनल की तरफ आने से पहले प्रोग्राम के आगाज़ में लतीफ़ खोसा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। खोसा को खुशामदीद भी कहता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने पर, और उम्मीद करता हूँ कि आप जेल की हानि खाएंगे बल्कि आज़ादी के साथ वकालत भी करेंगे और सियासत भी करेंगे। आपकी अपनी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए नदीम मलिक साहब, आपने बिल्कुल सही इंट्रो में जो बातें की हैं बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जमहूर को जो है उनका हक नहीं दिया जाता है और मनपसंद नताइज की जुस्तजू में हम सब कुछ कर गुजरते हैं कि अपनी मर्जी की हुकूमत जो है उसको नाफिज किया जाए, लाया जाए, सेलेक्ट किया जाए। इलेक्ट कर तो खैर दूर की बात है। बदकिस्मती ये है कि हमने सरजमीन बेआइन बना दिया है पाकिस्तान को, और इस मर्तबा जो कुछ है उसकी तो हदें ही सारी अबूर कर दी हैं। लेकिन एक बात तो खुशाइंद है कि कम से कम 8 फरवरी को इलेक्शन तो होने जा रहा है। और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि ये पत्थर पर लकीर है, तो पत्थर पर लकीर उन्होंने कम से कम मुंजबित कर दी है। अगरचे एतराज़ात तो हमें यकीनन है कि आप खुद इंतखाबी अखाड़े में उतरेंगे? अभी तक तो नहीं है। मेरी कल परसों इमरान खान से मीटिंग है, तो देखते हैं। मेरा अपना तो कोई इरादा नहीं है। अगर जो पार्टी ने पहले भी मुझे बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि यू आर कमिंग इन द सेनेट एंड यू आर नॉट सेइंग नो, क्योंकि मैंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था। और बावजूद कि मैं एक तो मेरी अपनी पेशा वाराना जो एज ए लॉयर जितनी मसरूफियात है आपसे भी, और अगर इमरान ने नहीं। अगर आपको कहा कि आप इंतखाबात लड़ें तो फिर इंतखाबात के लिए तैयार होंगे आप कौमी असम्बली के लिए? देखें, अगर उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमारे उम्मीदवारान की जो है बहुत ज्यादा उनको जो है एक उनके अंदर जोश और वलवला और वो जो खौफ की फिजा है उससे झट जाने का अंदेशा है, और इसलिए आपका लड़ना जरूरी है ताकि उस फिजा को जो है वो साजगार बनाया जा सके पीटीआई के लिए। तो लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो हो सकता है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल अगर तो मेरे ऊपर छोड़ा जाए तो मैं लाहौर आपने, अच्छा इसका मतलब है अगर इमरान ने कहा तो फिर आप लाहौर से इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे कौमी असम्बली के लिए? अच्छा, देखिए आपने सही अता किया है। 6 करोड़ पाकिस्तान का जो है यूथ है, जो वो नया वोटर है, वो तो शदाई है खान पर। और वैसे भी आप कोई गैलप पोल में चले जाएं लाहौर में भी, तो ये 80 से 90% जो है पीटीआई का वोटर है यहाँ।
तो ये उनकी गलत फहमी, जिल्ले सुबहानी की जो है वो अमीरुल मोमिनीन की गलत फहमी बहुत जल्द दूर हो सर जाएगी। ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के हवाले से, और आज बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अगर 22 से पहले पहले ये फैसला ना हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर इलेक्शन को कालादम करार दे दिया जाता है तो पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पार्टी इलेक्शन से महरूम हो जाएंगे और पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। आपको याद होगा 2018 में सेनेट इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ ऐसे ही किया गया था, उनको सदारत से हटाया गया था तो सेनेटर्स उनके सारे इंडिपेंडेंट हो गए। बाद में जहां दिल आता था इस्टेब्लिशमेंट का उस वक्त वहीं जाके वो वोट डालते थे। तो पीटीआई के साथ भी ये काम हो सकता है। देखिए नदीम मलिक साहब, ये वो जमाना नहीं है। अब सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है। देखिए पहले ही बहुत रिपल्शन है आवाम में, पहले ही गम और गुस्सा बहुत ज्यादा जो है। और फिर आप देखिएगा ये 20 महीने तकरीबन हो चले हैं, इसमें पीडीएम की हुकूमत ने जो तबाह हारी की है जो आवाम की, और जो मईशत को तबाही के ध्यान पर लेके जाए, इनके पास तो कोई बयानिया है ही नहीं लोगों के पास जाने का। ये जितना मर्जी कोशिश करें कि जी ये पिछली हुकूमत से हमने इनहेरिट किया है, इसको कोई भाई करने को तैयार नहीं। आपके अगर इलेक्शन कालादम हो गए तो क्या होगा? देखिए इलेक्शन का बल्ले के बगैर इलेक्शन नहीं होगा इस मुल्क में, ये मैं आपको लिखवा लें मुझसे। ना इलेक्शन होगा, और फिर अगर बेयकीनी की कैफियत कोई चाहता है कि पाकिस्तान में फिर वही बेयकीनी की कैफियत रहे, तो फिर वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता है। कोई मुल्क के बारे में फिर उसकी कोई नहीं सोच रहा। फिर इसका मतलब है वो जाती सेल्फिश हैं कि हमने एक को क्रश करना है, खत्म करना है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं लड़े थे तो इमरान भी ना लड़े। देखें वो लेवल तो हो गई। इमरान खान को पार्टी हेड नहीं रहने दिया तो इमरान खान को भी नहीं रहने दिया। एक स्टेज था जब इसने जनरल परवेज मुशर्रफ ने दोनों लीडरान को बाहर निकाल के दिया था। और आपको याद होगा हमने सारी रात बैठ के 4 पीस बनाई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और मखदूम अमीन फहीम को बना दिया था, उनकी हिना को तस्कीन हो गई। और नवाज शरीफ साहब ने जावेद हाशमी को बना दिया। साइकिल से उन्होंने जो है वो ले लिया शेर, और हमने तलवार से ले लिया तीर। अच्छा, ये जो महमूद मौलवी साहब बात कर रहे हैं, 9 मई के ऊपर जो कुछ हो गया था वो काबिल मजम्मत है। आपकी पार्टी को उसके ऊपर ज़रा एक ताकतवर पोजीशन लेकर अपनी फासला करना चाहिए था, खुद को 9 मई से मजम्मत करते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते फ़ौज की जो मौजूदा क़यादत है। क्योंकि लगता यह है कि आप एक हरीफ के तौर पर नज़र आते हैं एक दूसरे को। ये सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है सियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं है। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी चाहिए थी और खुद को 9 मई से फासला कर लेना चाहिए था। देखें मलिक साहब, मुझे दोनों हजरात के बातों पे हैरत भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है। एक बात तो ये वाकई नवाज शरीफ के साथ नहीं मिलाया जा सकता। नवाज शरीफ ने जिस तरह धरती माँ को लूटने का रिकॉर्ड कायम किया है ना, वो मैं उसका इसलिए भी शवायद से कह सकता हूँ क्योंकि पानामा लीग के जब कमेटी बनी थी तो मैं उसका इंचार्ज था। मेरे साथ रजा रबानी था, एतजाज आसम था, फारूक नायक था। और आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को लूटने का रिकॉर्ड कायम किया है, वो रिकॉर्ड पे थोड़ी रोशनी डालिए। सुन लीजिए, 6 ऑफशोर कंपनीज, शेल कंपनीज बनाई गई, और पानामा लीग कोई हमारी एजेंसीज का बनाया हुआ नहीं था। ये दुनिया के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जिन्होंने बनाया था। इसी तरह ब्रॉडशीट एक जो एसेट डिटेक्शन कंपनी थी दुनिया की, वो जो वर्जीनिया आइलैंड में बेस्ड थी, उसने भी उसको हुकूमत पाकिस्तान और नैब ने एंगेज किया था। उन्होंने भी डिसाइफर किया, अनअर्थ किया। और फिर इसी तरह जब जेआईटी बनी, 10 वॉल्यूम्स आए, जरा उनके सारों का अहाता कर लीजिएगा। उस वक्त अरशद शरीफ साहब भी काफी फाल और फंक्शनल होते थे, मरहूम आपके जर्नलिस्ट। वो जो हमने रिकॉर्ड देखा और हमने जो है पेश किया, प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में, ये तो एक और बात है कि उन्होंने एक साइड इशू लेकर उस पर उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया फॉर लाइफ। लेकिन असल जो उनकी करप्शन की जो दास्तानें हैं वो अल-अमान, जिस तरह से एक 1 हाइड पार्क खरीदा गया, अब रिसेंटली 15 अरब का जो है हसन नवाज शरीफ साहब ने, जो इनके फर्जंद अर्जमान है,
15 अरब का लिया और 50 अरब का अभी रिसेंटली उन्होंने मलिक रियाज साहब को लतीफ़ खोसा भेजा। साहब, पनामा पेपर्स के ऊपर हमें तकरीबन वो सारी लिस्टें न ज़बानी याद हो गई हैं कि नीलसन और नेस्कॉल कंपनी बनाई और कैसे लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी इतनी बहादुर निकली और JIT की इतनी ज़बरदस्त तहकीकात थी कि उन अपार्टमेंट्स में एवन फील्ड में आज भी नवाज शरीफ रहता है, लेकिन नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन इकामा की बुनियाद पे हुई थी। तो एक बात तो आपको यहाँ कहनी चाहिए कि इनके पास कुछ एविडेंस नहीं थी। खाली हेयर से के ऊपर अगर आप कहते रहें तो उसके ऊपर सज़ा नहीं होगी। तो आपने किसने तो कहा? सजा तो 2 केस में हुई, मलिक वो साहब न करें। अरशद सजा मलिक की 2 वीडियोस के केसेस बाद में उसमें आप हुई। समझते हैं वकील के तौर पर कि उनमें जान रह जाती है। अरशद मलिक की वीडियो एक एविडेंस है कि कैसे सजा हुई। यार फॉर गॉड सेक हैव मर्सी, कभी देखें तो सही ना करा। लेकिन जब आप राइट साइड पे आ जाते हो तो आप पवित्र हो जाते हो, जब आप रॉन्ग साइड पे जाते हो तो फिर इस तरह, ये बड़ा जुल्म है। लेकिन उसमें इतनी शवाहिद है, मौजूद है। मुझे जरा हुदैबिया पेपर मिल्स का, जरा इसहाक डार साहब का कन्फेशनल स्टेटमेंट को जरा देख लीजिएगा। मैं